तो बच्चों सब कैसे हो आप लोग? हाँ, बताइए सब क्या हाल चाल है सभी का? यहाँ पे क्या था? तो कहानी शुरू की जाए, पढ़ा जाए आगे। चलिए ठीक। इससे पहले हम लोगों ने चिकित्सा के प्रकार पढ़ चुके थे, है ना। मनोगतिक था। और बताइए और क्या क्या था? जिस ऐसा लग रहा है कि मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मनोगतिक था, व्यवहार चिकित्सा था और अस्तित्वपरक मनोचिकित्सा थे। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है। इसका रैम इतना क्यों काम नहीं कर रहा? अच्छा, मनोगतिक चिकित्सा क्या है? मनोगतिक चिकित्सा। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं मनोगतिक चिकित्सा, जिसका प्रतिपादन किसने किया था? सिगमंड फ्रायड। क्या मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनके नाम में थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सीज रहती हैं। जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ है सिगमंड फ्रायड, इंग्लिश में लिखा हुआ है फ्रूड, सिगमंड फ्रूड। अब हालांकि हम लोग हिंदी बैच के बच्चे हैं, टीचर हैं, आप बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग हिंदी को एनसीईआरटी हिंदी को लेके चलेंगे, ठीक है। तो सिगमंड फ्रायड द्वारा किया गया मनोचिकित्सा का सबसे प्राचीन रूप है उनके घनिष्ठ सहयोगी कार्ल युंग। अब यहाँ पे युंग लिखा हुआ है और यहाँ पे जुंग लिखा हुआ है। पढ़ेंगे हम लोग क्या? युंग। ठीक है। एक काम करेंगे, मनोगतिक चिकित्सा है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले एक नाम लिख लेना। कौन? सिगमंड फ्रायड। ठीक है, ऐसे लिखेंगे सिगमंड फ्रायड। ठीक है। दूसरा नाम लिखेंगे हम लोग किसका? कार्ल युंग। किसका? कार्ल युंग। इसमें संशोधन किया जिसे वैश्लेषिक मनोचिकित्सा के रूप में जाना गया। ठीक है। बाद में फ्रायड के उत्तराधिकारियों ने जो नव फ्रायडवादी के नाम से जाने जाते हैं। एक पहले जो फ्रायड, सिगमंड फ्रायड ने बहुत सारे मन के आकारात्मक रूप, गत्यात्मक रूप उन्होंने दिया था। उन्होंने व्यक्तित्व के बारे में भी, जो पर्सनालिटी हम लोग पढ़ चुके हैं उनके बारे में भी उन्होंने बहुत सी थ्योरी दी है। ठीक है ना। उसमें आपका ईड, ईगो, सुपर ईगो भी आया था। आप पढ़े हो, याद है आप लोगों को, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है। उन्होंने विकासात्मक पद्धति का भी उन्होंने अवलोकन किया था, जिसमें क्या था आपका, वो याद है? ओरल वाला, ओरल, अनल, आपका फैलिक, जेनिटल, ये सब जो थे वो भी उन्होंने अपने विकास के चरण दिए थे। ठीक है। उन्होंने, सिगमंड फ्रायड ने डिफेंस मैकेनिज्म भी दिया है ना। याद आ रहा है तुम लोगों का? युक्तिकरण याद आया सभी को? तो उसी तरह से जो सिगमंड फ्रायड ने अपने थ्योरी, उन्होंने बहुत लंबे समय तक मनोविज्ञान में उनकी थ्योरी पहले भी बहुत मानी गई थी। और आज भी साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इनकी ही थ्योरी पर कोई कोई पेशेंट का चिकित्सा उपचार इन्हीं की थ्योरी पे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर जाता है पेशेंट डॉक्टर के पास, तो उनकी बहुत सी जो चीज़ें हैं जो उनको उपचार में जो ज़रूरी होता है, तो जो डॉक्टर क्या करते हैं वो सिगमंड फ्रायड की ही थेरेपी यूज़ करते हैं। वही अभी हम पढ़ रहे हैं मनोगतिक चिकित्सा। मतलब अब हम एक रोगी पर कौन सी चिकित्सा करेंगे जो मनोगतिक है, और सिगमंड फ्रायड ने इसके बारे में कैसे वो उपचार करवाया था, बस वही इस किताब में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि फ्रायड के मर जाने के बाद जो उत्तराधिकारी आए थे वो नव फ्रायडवादी के नाम से जाने गए। क्लासिकी मनोगतिक चिकित्सा के अपने रूपांतर स्थिति किए। मोटे तौर पर मनोगतिक चिकित्सा ने मानस की संरचना, मानस मतलब व्यक्ति, मानस मतलब बुद्धि, मानस के विभिन्न घटकों के मध्य गतिकी, मनोवैज्ञानिक कष्ट के स्रोत, संप्रत्ययीकरण किया। आप इन संप्रत्ययों को आत्म एवं व्यक्तित्व में पहले ही हम लोग, और तथा मनोवैज्ञानिक विज्ञान में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आत्म और व्यक्तित्व बच्चों तुम लोगों को अगर याद है, सेल्फ वाला जो मैंने पढ़ाया था, पर्सनालिटी पढ़ाई थी, जिसमें सेल्डर था, एडलर थे, सिगमंड फ्रायड थे, और आपके
जो वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट में भी बहुत से जो थे वो रैवन मैट्रिसेस के थे। और फिर हम लोगों ने रोजनबर्ग पढ़ा था। सब धीरे धीरे जो भी नोट्स अगर आप लोग लिखते हो ना, तो नोट्स को दिन में एक बार ज़रूर थोड़ी सरसरी निगाहों से देखा करो। उससे क्या होता है कि दिमाग आप लोगों का भी बहुत बच्चा वाला है। अभी जितने अच्छे से पढ़ोगे उतने ही अच्छे से दिमाग में तुम्हारी टिकेगी। आगे चलकर अगर हम लोग के एज में आते हो और पढ़ने की कोशिश करोगे बच्चों, तो याद रखना कोई चीज़ तुम्हें याद नहीं होगा। चीज़ों को तुम रिलेट करके याद कर सकते हो, अच्छा ये ऐसे करके, लेकिन एज इट इज़ याद नहीं होता है, तुम भूल जाओगे। यही तुम्हारा एक वक्त है, यही तुम्हारा समय है जो अभी तुम लोग इंटर क्लास में हो। अभी दिमाग में सारी चीज़ों को क्या करो, ज़रूर से ज़रूर रिलेट करके, को रिलेट करके अपने दिमाग में समाओ उसको, ठीक है ना। जो आप ही लोग को आगे बढ़ने के लिए और आगे जो कितने भी चीज़ें पढ़ोगे वो आपको सही ढंग से दिमाग में जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे। मनोगतिक चिकित्सा के उपचार की विधि, उपचार के चरण, चिकित्सात्मक संबंध की प्रकृति तथा प्रत्याशित परिणाम की व्याख्या नीचे दी गई है, ठीक है। अब अभी हम लोग याद रखेंगे क्या पढ़ रहे हैं, मनोगतिक पढ़ रहे हैं। थोड़ा भी मिस मत करना। मुझे सुनने में आया है स्कूल में बच्चियाँ सब कुछ बोल रही थी कि मतलब साइकोलॉजी कैसे पढ़ेंगे, हमको भारी लगता है, ये लगता है। देखो भारी हर सब्जेक्ट, पढ़ो तो सब हल्का लगता है, नहीं पढ़िए नहीं जानिएगा तो चीज़ें आपको भारी लगेंगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। चलो आएंगे, अंतः मनोद्वंद के स्वरूप को बाहर निकालने की विधियाँ। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मनोगतिक उपचार। क्या पढ़ रहे हैं, याद करो, मनोगतिक उपचार। मनोगतिक उपचार में अब क्या क्या विधियां होंगी वही हम आगे पढ़ रहे हैं, किसके द्वारा, सिगमंड फ्राइड के कहे अनुसार और कार्ल यूंग के कहे अनुसार, ठीक है। अब देखिए, चूंकि मनोगतिक उपागम अंतः मनोद्वंद को मनोवैज्ञानिक विकारों का मुख्य कारण समझता है, ठीक है। कौन, मनोगतिक उपागम। मनोगतिक उपागम को इंग्लिश में हम लोग क्या कह सकते हैं, साइकोडायनेमिक अप्रोच, ठीक है। अब देखिए, अतः उपचार में पहला चरण इसी अंतः मनोद्वंद को बाहर निकालना है। मतलब मन में के अंदर आपके क्या चल रहा है, हम कुछ ऐसा विधि करेंगे कि आपके मन के बातों को निकालेंगे, ठीक है। मनोविश्लेषण ने अंतः मनोद्वंद को बाहर निकालने के लिए दो महत्वपूर्ण विधियां अपनाई है। अंदर की बातों को निकालने के लिए मनोगतिक चिकित्सा में दो विधियां सबसे इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन, पहला फ्री एसोसिएशन, मुक्त साहचर्य, और दूसरा स्वप्न व्याख्या ड्रीम इंटरप्रिटेशन। याद आ रहा है तुम लोगों को, फ्री एसोसिएशन और ड्रीम इंटरप्रिटेशन। हमको नहीं लगता है बच्चों कि अब आप लोग को याद नहीं होगा। विधि का आविष्कार किया, देखो पहले के समय में ये जहाँ ये विधि की खोज की गई होगी, ये सारे लोगों पेशेंट पे जा कर ये चीज़ें बनाकर आज आपके किताब में लिखी हुई हैं। हमारे गांव में चले जाओ, दो औरतें अगर बैठे रहेंगी, अगर उसके घर में झगड़ा हुआ है और उस औरत को पता लगाना है दूसरी औरत को कि उसके घर में कैसे झगड़ा हुआ है, वो बता क्यों नहीं रहेगी, वो बड़ी टेक्टिस से धीरे 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 उसके हर अच्छे बात को कहेगी, उसके दुख में शामिल होगी, उसके आंसू पोंछेगी, और धीरे धीरे वो जो दूसरी औरत रहती है अपने घर की सारी बातें बता देती हैं। तो बस वही है कि एक रोगी है, उसको किस तरह से हम उसके अंदर की बातों को निकालेंगे, तो उसके लिए दो विधि बताई गई, एक मुक्त साहचर्य और एक स्वप्न व्याख्या, ठीक है। मुक्त साहचर्य विधि सेवार्थी की समस्याओं को समझने की प्रमुख विधि है। सेवार्थी मतलब बेटा यहाँ पर क्लाइंट या आपके पेशेंट, ठीक है। जब एक बार चिकित्सात्मक संबंध स्थापित हो जाता है और सेवार्थी जो होते हैं आरामदेह महसूस करने लगते हैं, तब चिकित्सा उससे कहता है कि वह तब उससे कहता है कि वह
स्तरण पटल मतलब काउच, मतलब एक सोफ़ा को काउच कहते हैं, ठीक है ना, एक बड़ा सा एक काउच होता है, पर लेट जाएं, अपनी आँखों को बंद कर लें, मन में जो कुछ भी आए उसे बिना किसी अवरोधन या काट छाट के बताने को कहता है। किस विधि में? मुक्त साहचर्य विधि में। किस विधि में? मुक्त साहचर्य। सेवार्थी को एक विचार को दूसरे विचार से मुक्त रूप से संबंध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इस विधि को मुक्त साहचर्य विधि कहते हैं। जब सेवार्थी एक आरामदायक और विश्वसनीय वातावरण में मन में जो कुछ भी आए बोलता है तथा नियंत्रक प्राहम तथा सतर्क अहम को प्रसूता अवस्था में रख के प्रस्तुतावस्था में रखा जाता है, चूंकि चिकित्सक बीच में हस्तक्षेप नहीं करता है, इसलिए उनके विचार क्या होते हैं बच्चे? मुक्त प्रवाह होते हैं। अचेतन मन की इच्छाएं। अब तुम मुझे बताओ, मन के जो संरचनात्मक रूप में चेतन, अर्धचेतन और अचेतन तुम लोग पढ़े थे, किस किस को याद होगा मेरे ख्याल से कि चेतन किसे कहते हैं, अर्धचेतन किसे कहते हैं और अचेतन किसे कहते हैं? यहाँ पे शब्द क्या है बच्चा? अचेतन। क्या हम याद दिलाए थे तुम लोगों को? याद करो। चेतना मतलब ये होती है कि एक मैडम क्लास में पढ़ा रही हैं तो बच्चे का माइंड जो क्या है? एक्टिव है। जो बच्चे का माइंड एक्टिव है वो मैम की बातों को सुन रहा है, जवाब दे रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है, इसका मतलब बच्चा क्या है? चेतना अवस्था में है, चेतना में है, चेतन में है, ठीक है। और फिर आता है आपका क्या? आपका आता है अर्धचेतन। क्या आता है बच्चा? अर्धचेतन। अर्धचेतन क्या होता है कि आज मेरे स्कूल की जो फ्रेंड है, अभी जो इंटर की 10+2 की, और 10 से 15 साल बाद वो मुझे किसी मेला में मिलती है, ठीक है ना, हम उसको देखकर आगे बढ़ जाते हैं, फिर हमें याद आता है अरे ये तो मेरी दोस्त है जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। तो कहने का मतलब कोई चीज़ क्या है? आपके चेतना में थी, लेकिन समयानुसार आप क्या हो गए? आप भूल गए हैं। लेकिन जब भी सामने वो उद्दीपक आता है बच्चे, तो कुछ देर बाद आपकी चेतना मतलब अचेतन में गए चीज़ वापस आ गए हैं। यही होती है अर्धचेतना। और अचेतन क्या है कि आपके जीवन में बहुत ही कष्टकर कुछ घटित हुई हैं चीज़ों को, जो आप उसको याद करना नहीं चाहते हैं, और धीरे 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 वक्त रहते समयानुसार वो बातें क्या हो चुकी हैं? आपके चेतना से हटी जा चुकी हैं, ठीक है ना। यही आपके अचेतन है। और जब आप मनोगतिक उपचार करवाने आते हो, कहीं ना कहीं कोई पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, तो वो मनोगतिक की तरह से जाता है इलाज करने उस विधि से, तो वो तो फ्री एसोसिएशन करवा रहा है ना। क्या कर रहा है वो? फ्री एसोसिएशन की आपके मन में जो आ रहा है बोलिए। वो चुपचाप कलम और कॉपी लिए हुआ है और आपकी सारी बातें सुन रहा है, और यहाँ तक कि काउच पे सोया हुआ, लेट से आराम से एकदम सोया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन वही धीरे धीरे मुक्त विचार करते करते क्या करता है एक डॉक्टर? आपके जो अचेतन मन में जो बातें चली गई हैं ना बच्चों, उसको वो निकालने में क्या होता है? वो सफल हो चुका है। समझ में आया यहाँ तक? मुझे नहीं लगता है कि अब किसी भी बच्चे को यहाँ तक समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अब देखिए, और द्वंद्व जो अहम और दमित किए जाते रहे हैं, जो सचेतन मन में प्रकट होने लगते हैं। सेवार्थी का यह मुक्त बिना काट छाट के वाला शाब्दिक वृतांत सेवार्थी के अचेतन मन की एक खिड़की है, जिसमें अभिगमन का एक चिकित्सक का अवसर मिलता है। इस तकनीक के साथ ही सेवार्थी को निद्रा से जागने पर स्वप्नों को लिख लेने को कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कि व्यक्ति को, एक सेकेंड, हाँ, तो ये सेवार्थी को, अब हम स्वप्न में आएंगे तो स्वप्न में क्या कहा जा रहा है कि इन स्वप्नों को अचेतन मन में उपस्थित अतृप्त इच्छाएं, अतृप्त मतलब क्या होता है कि जो इच्छाएं आपकी कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई है, ठीक है ना, जो प्रतीक रूप से देखता है। स्वप्न की प्रतिमाएं प्रतीक हैं जो अंतः मानसिक शक्तियों का संकेतक होती है। स्वप्न प्रतीकों का उपयोग करते हैं क्योंकि वे अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त होते हैं, इसलिए अहम को सतर्क नहीं करते हैं। सिंपल
सी बात ये कह रहा है कि जो भी चीज़ें आपके अचेतन में चली गई थी ना, एक तो आपने क्या किया, उसको मुक्त साहचर्य विधि के द्वारा अंदर की बातों को निकाल लिया जो अचेतन में था। दूसरा फिर से चीज़ है कि अचेतन चीज़ों को हम बाहर कैसे निकालें। तो दूसरा विधि हमने अपनाया स्वप्न विधि। हम आपके स्वप्न के बारे में बात करेंगे। हम आपसे बुलाएंगे कि आप कराटा। तो अभी हम क्या करेंगे उसको बच्चे कि सॉरी एक फ्रेंड बच्ची आ गई थी। तो स्वप्न के माध्यम से हम क्या करेंगे कि वो जब आएगा नेक्स्ट टाइम तो हम उनसे कहेंगे कि एक बात बताओ, तुम सपना में क्या क्या देखते हो। सुन रहे हो मेरी बातें बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनना। उससे हम कहेंगे कि सुनिए आप अपने स्वप्न में क्या क्या देखते हो। तो पता है वो मुझे क्या कहेगा, मैं क्या देखता हूँ, ऐसी बात को गोल मटोल करेगा। मैं मार धार वाला सीन देखता हूँ, ठीक है। मैं पानी से डर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं पानी में डूब रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि कोई मुझे सांप काट रहा है, ठीक है। तो देखो ये सारी बातें जो होता है ना बेटा, ये सारी बातें वो डॉक्टर क्या करता है, उसके वर्तमान रूप से जिस तरह से वो पेशेंट है जिसके कारण वो बीमार पड़ा है वर्तमान रूप से, उसी चीज़ों जो स्वप्न में उसने बताया है स्वप्न के जरिए, उसी से रिलेट कर कर हम बीमारी को और हम अपनी चेतना जो अचेतन में बातें चली गई हैं उसको क्या करता है, उसको निकालता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है ना सभी को। चलिए, ये हुआ अप्रत्यक्ष रूप से। जाहिर सी बात है ये सब तो अप्रत्यक्ष रूप होता है। सपना क्या है, सपना तुम कहीं ना कहीं ये मतलब ऐसा थोड़ी ना कि बैठे और सो गए अब सपना आ गया, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपके नींद चक्र, चलिए कभी दूसरे क्लास में पढ़ाएंगे नींद चक्र क्या होता है। इसलिए अहम को सतर्क नहीं करते। यदि अतृप्त इच्छाएं प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त की जाएं तो सदैव सतर्क अहम उन्हें दमित कर देगा, जो पुनः दुश्चिंता का, अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को दुश्चिंता जरूर आना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से सेकेंड क्लास में पढ़ाया था, फोर्थ क्लास में, कारण बनेगा। इन प्रतीकों की व्याख्या अनुवाद की एक स्वीकृत परंपरा है के अनुसार की जाती है, जो अतृप्त इच्छाओं को, द्वंद्वों को क्या करती है, संकेतक देती है। ठीक है, तो पहला ये आपका था क्या, अंत मनोद्वंद के स्वरूप को बाहर निकालने की विधियाँ। अब दूसरी है हमारी क्या, उपचार की प्रकारता। ठीक है, अब दिया है आपका ट्रांसफेरेंस, अन्यारोपण। क्या है, अन्यारोपण तथा व्याख्या का निर्वचन मतलब इंटरप्रिटेशन, रोगी का उपचार करने के उपाय। ठीक है, जैसे ही अचेतन शक्तियाँ उपरोक्त मुक्त साहचर्य एवं स्वप्न व्याख्या की विधियों द्वारा सचेतन में जगत में लाई जाती है, सेवार्थी चिकित्सक की अपने अतीत सामान्यतः वाल्या अवस्था के आप्त व्यक्तियों के रूप में पहचान करने लगता है। चिकित्सक को एक दंड देने वाला पिता या उपेक्षा करने वाली माँ के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, देखा जा सकता है। चिकित्सक एक अनिर्णयात्मक तथापि अनुज्ञापक अभिवृत्ति बनाए रखता है और सेवार्थी को सांवेगिक पहचान स्थापित करने की इस प्रक्रिया को जारी रखने की क्या करता है, अनुमति देता है। यही अन्यारोपण की क्रिया मतलब ट्रांसफेरेंस की प्रक्रिया है। चिकित्सक इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन देता है क्योंकि उससे सेवार्थी क्या करता है, अचेतन द्वंद्वों को समझने में क्या करता है, उसको मदद मिलता है। सेवार्थी अपनी कुंठा मतलब फ्रस्ट्रेशन, क्रोध मतलब एंगर, भय मतलब फियर, अवसाद मतलब डिप्रेशन, जो उसने अपने अतीत में उस व्यक्ति के प्रति अपने मन में रखे थे, इसलिए उस समय उनकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाया था, को चिकित्सा के प्रति व्यक्त करने लगता है। चिकित्सक वर्तमान में उस व्यक्ति का स्थानपन बन जाता है और इस अवस्था को क्या कहते हैं, अन्यारोपण। इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफेरेंस। ठीक है, चलिए इसी अवस्था को अन्यारोपण तंत्रिका ताप मतलब ट्रांसफेरेंस न्यूरोसिस कहते हैं। एक पूर्ण विकसित अन्यारोपण तंत्रिका ताप चिकित्सक को सेवार्थी के द्वारा सहे जा रहे अंतः मनोद्वंद के स्वरूप के प्रति अभिज्ञ बताता है और
सकारात्मक अन्यारोपण मतलब पॉजिटिव ट्रांसफरेंस में सेवार्थी चिकित्सक की पूजा करने लगता है। क्या कह देख रहे हो ना आप लोग, क्या कह रहा है कि पॉजिटिव ट्रांसफरेंस में जो क्लाइंट होते हैं वो डॉक्टर की पूजा करने लगते हैं, उससे प्रेम करने लगते हैं और चिकित्सक का अनुमोदन चाहते हैं। मतलब अनुमोदन मतलब ये कह सकते हैं कि उसको अटेंशन चाहिए। अच्छा वो मेरे मतलब डॉक्टर आ रहा है, अच्छा वो मुझे ही देखेगा, वो मुझे ही मानेगा, इस तरह से। और नकारात्मक अन्यारोपण मतलब ये होता है कि जब सेवार्थी में चिकित्सक के प्रति शत्रुता, क्रोध और अमर्ष या अप्रसन्नता की भावना होती है। समझ में आ रहा है ना सभी कोई को? चलिए, अन्यारोपण की प्रक्रिया में प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस भी होता है। चूंकि अन्यारोपण की प्रक्रिया अचेतन इच्छाओं और द्वंद्वों को अनावृत करती है, जिससे कष्ट का स्तर बढ़ जाता है, इसलिए सेवार्थी अन्यारोपण का प्रतिरोध करती है। इस प्रतिरोध के कारण अपने आप को अचेतन मन की कष्टकर अचेतन मन की कष्टकर स्मृतियाँ पुनः स्मरण बचाने के लिए सेवार्थी चिकित्सा की प्रगति का विरोध करता है। प्रतिरोध सचेतन और अचेतन दोनों हो सकते हैं। सचेतन प्रतिरोध तब होता है जब सेवार्थी जानबूझकर किसी सूचना को छुपाता है। अचेतन प्रतिरोध का उपस्थिति माना जाता है जब सेवार्थी चिकित्सा सत्र के दौरान मूक या चुप हो जाता है, तुच्छ बातों को पुनः स्मरण करता है किंतु संवेगात्मक बातों को नहीं। नियोजित भेंट में अनुपस्थिति होता है तथा चिकित्सा सत्र के लिए देर से आता है। चिकित्सक बार बार इसे सेवार्थी के सामने रखकर तथा दुश्चिंता, भय, शर्म जैसे संवेगों को उभार कर जो इस प्रतिरोध के कारण है, इस प्रतिरोध पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है। निर्वचन मूल युक्ति के जिससे परिवर्तन को प्रभावित किया जाता है वो प्रतिरोध, कन्फ्रंटेशन एवं स्पष्टीकरण मतलब क्लैरिफिकेशन। निर्वचन की दो विश्लेषणात्मक क्या है तकनीक है। प्रतिरोध में चिकित्सक सेवार्थी किसी एक मानसिक पक्ष की ओर संकेत करता है जिसका सम्मान सेवार्थी की अवश्य करनी चाहिए। स्पष्टीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से चिकित्सक किसी अस्पष्ट या भ्रामक घटना को केंद्र बिंदु में लाता है। यह घटना के महत्वपूर्ण विस्तृत वर्णन को महत्वहीन वर्णन से अलग करके तथा विशिष्टता प्रदान करके किया जाता है। निर्वचन एक अधिक सूक्ष्म प्रक्रिया है। यह मनोविश्लेषणात्मक का क्या माना जाता है, शिखर माना जाता है। ठीक है। चिकित्सक मुक्त साहचर्य मतलब फ्री एसोसिएशन, स्वप्न व्याख्या मतलब आपके ड्रीम एनालिसिस, अन्यारोपण एवं प्रतिरोध। अन्यारोपण मतलब बच्चों क्या करते हैं, ट्रांसफेरेंस मतलब एक दुख को तुम दूसरे दुख से क्या करते हो, तुम उसको ट्रांसफर कर देते हो। प्रतिरोध जो आपको क्या करता है कि अत्यधिक दुख के कारण हम रेजिस्टेंस करना शुरू कर देते हैं, हम प्रतिरोध करना शुरू कर देते हैं कि भैया अब नहीं। कि प्रक्रिया में अभिव्यक्त अचेतन सामग्री का उपयोग सेवार्थी को अभिनज्ञ बनाने के लिए करता है, किंतु मानसिक अंतर वस्तुओं एवं द्वंद्वों ने कुछ घटनाओं, लक्षणों और द्वंद्वों को उत्पन्न किया है। निर्वचन वाले अवस्था में भोगे हुए वंचन या अंतर्मनोद्वंद पर केंद्रित हो सकता है। प्रतिरोध स्पष्टीकरण तथा निर्वचन के प्रयुक्त करने की पुनरावृत्ति प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वर्किंग थ्रू मतलब समाकलन कार्य। समाकलन कार्य रोगी को अपने वर्किंग समाकलन कार्य और रोगी को अपने आप को और अपनी समस्या के स्रोत को समझने में तथा बाहर आई सामग्री को अपने अहम समकालित करने में क्या करता है, सहायता करता है। समकालन कार्य का परिणाम अंतर्दृष्टि, इंसाइट क्या है, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि कोई आकस्मिक घटना नहीं है बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया है जहां अचेतन स्मृतियां लगातार सचेतन अभिज्ञता में क्या होती हैं, समकालित होती रहती हैं। ये अचेतन घटनाएं तथा स्मृतियां अन्यारोपण में पुनःभूत होती हैं और
समकालित की जाती हैं। जैसे ये प्रक्रिया चलती रहती है, सेवार्थी बौद्धिक एवं सांवेगिक स्तर पर अपने आप को बेहतर समझने लगते हैं और अपनी समस्याओं को द्वंद्वों के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। बौद्धिक समक्ष बौद्धिक अंतर्दृष्टि है। सांवेगिक समझ भूतकाल की अप्रीतकार घटनाओं के प्रति अपनी अविवेकी प्रतिक्रिया की स्वीकृत सांवेगिक रूप से परिवर्तन की तत्परता तथा परिवर्तन करना सांवेगिक अंतर्दृष्टि है। अंतर्दृष्टि चिकित्सा का अंतिम बिंदु है जब सेवार्थी अपने बारे में एक नई समझ को प्राप्त कर चुका होता है, समझ रहे हैं ना, और बदले में भूतकाल के द्वंद्व, रक्षा युक्तियों और शारीरिक लक्षण भी नहीं रह जाते हैं तथा सेवार्थी मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हो जाता है। इस अवस्था पर मनोविश्लेषणात्मक क्या की जाती है बच्चे, समाप्त कर दी जाती है। अभी हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा जिसे मनोगतिक में हम स्टार्टिंग और ख़त्म भी हम इसी चीज़ से करेंगे आज का। हमने मुक्त साहचर्य विधि पढ़ा है, ठीक है, क्या एक मुक्त साहचर्य विधि पहला, फिर दूसरा स्वप्न विश्लेषण, स्वप्न विश्लेषण, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़े हैं जो उपचार की प्रकारता में, एक तो विधियाँ थी और उपचार की प्राप्ता में हम लोगों ने अन्यारोपण तथा या दूसरा हम लोग निर्वचन, ठीक है, और क्या था हमारा निर्वचन के बाद, हाँ ये चार जो हम लोगों ने पढ़ा। हाँ, और एक और क्या था, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि जिसको इंग्लिश में इनसाइट कहते हैं। आप लोग के स्क्रीन पर ये नाम लिखा होगा, ये नाम अपने कॉपी में लिखो, ठीक है। जितने भी मैंने आपको ये बताया ये सब आपके किस चीज़ से रिलेटेड है, मनोगतिक से। किस चीज़ से, मनोगतिक उपचार से। किस चीज़ से, मनोगतिक उपचार से। इस मनोगतिक उपचार में कितने नाम आए, मुक्त साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण, अन्यारोपण, निर्वचन, इंसाइट मतलब अंतर्दृष्टि। ये 5 नाम अपने कॉपी में लिखकर इसके बारे में छोटा लघु उत्तरीय इसके प्रश्न का आंसर उत्तर अपने कॉपी में लिखकर मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा आज के आज, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जितना पढ़ाए हैं, एक बार किताब आपके पास होगा, उस किताब से इस सबको पढ़ो और इस सब के बारे में छोटा छोटा चीज़ नोट्स बनाकर मुझे व्हाट्सएप पर जल्दी भेजो, ठीक है ना। और फिर बाद में क्या है, हाँ उपचार की जो विधियाँ हैं, क्या है, उपचार की विधि, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी से पढ़ा देते हैं। सप्ताह में 4 से 5 दिन रोज़ 1 घंटे का सत्र होता है, मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसमें 4 या 5 दिन आपको रोज़ मेरे यहाँ आना पड़ेगा 1 घंटा के लिए। मनोविश्लेषण कई वर्षों तक चल सकता है, यह एक गहन उपचार है, मतलब इसमें दिन साल से कोई मतलब नहीं है, वर्षों लग सकते हैं, ठीक है ना। उपचार में 3 अवस्थाएं होंगी। पहली प्रारंभिक अवस्था, सेवार्थी नित्य कर्मों को परिचित हो जाएगा, ठीक है, विश्लेषक से एक चिकित्सात्मक संबंध कर लेगा, ठीक है, अपनी चेतना से भूत और वर्तमान की कष्टप्रद घटनाओं के बारे में सतही सामग्री संस्मृति प्रक्रिया कुछ राहत महसूस करता है, ठीक है। ये पहला आपका होगा जिसमें सेवार्थी और जो डॉक्टर हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे, अपने चेतना में जो भूत वर्तमान जो भी है सारी बातें बकबकाएंगे वहाँ पे अपने डॉक्टर के पास। और दूसरी जो है मध्य अवस्था है जो लंबी प्रक्रिया है, इसकी विशेषता सेवार्थी की ओर से अन्यारोपण और प्रतिरोध तथा चिकित्सक के प्रतिरोध एवं स्पष्टीकरण अर्थात समाकलन की कार्य है। और ये सारी प्रक्रियाएं अंततः अंतर्दृष्टि की ओर क्या करती हैं, ले जाती हैं। तीसरी अवस्था समाप्ति की अवस्था, जिसमें विश्लेषक एक संबंध भंग हो जाता है और सेवार्थी चिकित्सा छोड़ने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, मतलब बच्चा ठीक हो गया। देखो सिंपल सी बात है, हम किसी अगर हम मनोविश्लेषणात्मक मतलब मनोगतिक की थ्योरी जो सिगमंड फ्रायड की जो थ्योरी है उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो स्टार्टिंग हमारी ये होती है कि हमारे बचपन में हमारे साथ कुछ गलत हुआ रहता है हमारे, ठीक है ना। तो वो बचपन के कारण तुम्हारा जो अभी का अवस्था है, जो तुम्हारी किशोरावस्था है, कहीं ना कहीं तुम पे इफ़ेक्ट कर रही है। बचपन के कारण तुम डॉक्टर के पास आए, पहला कारण,
पहला तुम्हारा प्राथमिक यही हुआ कि तुम डॉक्टर के पास आए। तो डॉक्टर ने तुमको क्या कहा कि ऐसा करो, तुम अब सप्ताह में 4 दिन आया करो 1 घंटे के लिए। इन 4 दिन जो 1 घंटे के लिए जा रही वो तुम्हारी प्राथमिक है, ठीक है ना। ये तुम्हारी अवस्था, उपचार के अवस्था में तुम्हारी पहली प्राथमिक अवस्था है। तुम इसमें क्या करोगे, डॉक्टर से अपनी सारी बातें कहोगे। किसके द्वारा? किसके द्वारा? मुक्त साहचर्य विधि के द्वारा, और दूसरा या तो स्वप्न विश्लेषण के द्वारा। ये डॉक्टर के हाथ में है कि सारी बातों को तुमको अभी के समय से कैसे रिलेट करेगा, तुम्हारे अंदर अभी जो चल रहा है उस चीज़ों से रिलेट कैसे करेगा, ठीक है ना। तो रिलेट करने के बाद वो क्या करेगा, ये आपकी पहली अवस्था होगी कि आप डॉक्टर से एकदम फ्री हो चुके हो, खुल चुके हो कि भैया हम आपको बहुत यकीन कर रहे हैं, हम आपको अपनी सारी बातें बताएंगे। उसके बाद क्या होता है कि वो प्रक्रिया को समझने के लिए जो डॉक्टर मध्य अवस्था में जाता है, ये मध्य अवस्था लंबी समय तक चलती है, और इसी लंबी समय में उसे ट्रांसफेरेंस के बारे में पता चलता है, उसकी प्रतिरोध के बारे में पता चलता है कि ट्रांसफेरेंस मतलब अपनी चीज़ों को वो किस चीज़ में बदल लिया है, मतलब जो चीज़ अभी फ्रस्ट्रेशन में बदल लिया है, गुस्सा कर रहा है ना, वो क्या बोलते हैं ना, वो डिप्रेशन में चला गया है बच्चा, मतलब छोटी सी बात जो थी उसकी बचपना जो वो गट गट के वो डिप्रेशन में चला गया है। और ये डॉक्टर को कब पता चलता है? उपचार के जो 3 स्टेज में मध्य वाले भाग में, ठीक है ना। तो ये मध्य वाले भाग जाते जाते हुए बहुत दिन प्रक्रिया चलती है, और इस प्रक्रिया में क्या करता है डॉक्टर, उसको कहीं ना कहीं उसको ठीक लाने के करीब पे रहता है। इसी ठीक लाने के करीब जो होते हैं ना बच्चे, इसी को कहा जाता है इंसाइट, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि मतलब अब क्या हो रहा है कि जो पेशेंट है अब अपने अंतः ज्ञान को कंट्रोल कर पा रहा है, और बातों को क्या कर रहा है, अब एक्टिव माइंड में मतलब चेतना में सारी चीज़ों को अब ला रहा है। समझ रहे हैं ना। और तब जाकर वो अब अच्छा एक्ट करेगा, इंसाइटफुल एक्ट करेगा, अंतर्दृष्टि करेगा। अब जब तीसरी अवस्था समाप्त हो जाती है बच्चा, तो क्या करता है सेवार्थी, अब कहता है कि डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बीमारी ठीक कर दी, ठीक है ना। तो यही सब थी बच्चा हमारा क्या, मनोगतिक वाली थ्योरी, जो मनोगतिक उपचार किसके द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। कौन कौन सी विधियाँ, मुक्त साहचर्य, फिर हमारा क्या था, स्वप्न विश्लेषण था, फिर हमारी चीज़ें हो गई कहाँ चली गई, हमारी चीज़ें चली गई अन्यारोपण, जिसको इंग्लिश में ट्रांसफेरेंस कहते हैं, प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस कहते हैं, फिर लास्ट में कहाँ चली गई है, स्पष्टीकरण भी है पर छोड़ो उसको, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनसाइट है जो बाद में आपकी अंतर्दृष्टि चली गई है। अब जाकर क्या हो रहा है कि तुम मनोगतिक क्या उपचार जैसे विधियों से तुमने एक पेशेंट को ठीक ठाक कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, जो क्या रहेगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो रहेगा आपका क्या, व्यवहार चिकित्सा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिहेवियर थेरेपी। क्या? बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना पढ़ते रहिए, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको भी करना है, ठीक है ना। ये ना कि मैडम पढ़ा दी अब हो गया अब हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए।